वैसे हमारे भारत में 1952 से 50 से लोकतंत्र लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, उसके अंतर्गत लोकतंत्र आया और माननीय कांशीराम जी उसके मुखिया थे। उन्होंने एक नारा दिया था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन अब ये जो मुद्दा आया है एसआईआर का, वो ईवीएम से आपका ध्यान भटकाने के लिए आया है। मुख्य मुद्दा ईवीएम का है, ईवीएम ही नहीं चाहिए ना हमें। और इस पर सत्ताधारी तो बोल ही नहीं रहे, लेकिन विरोधी पार्टी भी नहीं बोल रही, मीडिया भी नहीं बोल रहा है। अब तो आपने अगर महानगर पालिका और नगर पालिका का चुनाव देखा महाराष्ट्र में, तो अविरोध चुनाव, अविरोध लोकतंत्र के विरोध में है। लेकिन 28% आदिवासी संगठित होकर के भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में सफल नहीं हुए। पूरे भारत में तो 7.5-8% आदिवासी है, और जब तक हम सत्ता व्यवस्था पे कब्जा नहीं होगा हमारी समस्या का समाधान होना नहीं है। सभी की अलग अलग पिटाई हो रही है और सभी को संविधान की वजह से हमारा विकास और कल्याण हुआ है। आदिवासियों का जैसे वनवासी, ये वनवासी और आदिवासी हिंदू नहीं, ये दोनों ही आदिवासियों की पहचान खत्म करने के बहुत बड़ी साजिश है। आदिवासियों को संविधान के आर्टिकल 342 के तहत शेड्यूल ट्राइब की अलग से पहचान क्यों दी? आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में भारतीय कर्मचारी संघ नई दिल्ली और भारतीय स्वाभिमानी संघ नई दिल्ली, ये जो दो संगठन है, इसका एक अधिवेशन जो है 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। और इसी संदर्भ में हमसे बातचीत करने के लिए माननीय डी.आर. ओहड़ साहब और माननीय एच.एन. रायकवाल जी हमारे स्टूडियो में है। ओहड़ साहब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय कर्मचारी संघ नई दिल्ली के, पेशे से टीचर हैं और 1993 से सामाजिक आंदोलन में उनका सक्रिय सहभाग है। 2012 में उन्होंने वीआरएस लेके अपना समूचा जीवन जो है इस आंदोलन के लिए समर्पित किया और देश भर के लगभग सभी राज्यों और जिलों में सर ने कैडर कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी को उन्होंने जागरूक किया। साथ ही साथ जो एच.एन. रेकवाल साहब हैं, ये आदिवासी संगठन में 1998 से सक्रिय रूप से उनका सहभाग रहा है 1998 तक, और 2005 से बामसेफ के कार्यकर्ता के रूप में और 2015 में बामसेफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तौर पर 2025 तक वो रहे हैं। अब दोनों ने ही नई जिम्मेदारियां स्वीकार ली है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नई जिम्मेदारियों के साथ में। तो सर, सबसे पहले आपके पास आऊँगा कि भारतीय कर्मचारी संघ आपने स्थापित किया है और मैं देख रहा था कि आपकी नीति में पहला स्लोगन देखा था कि मैं नहीं हम। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पहली बार मैंने देखा कि जो भी हमारे संगठन होते हैं, चाहे बामसेफ में आपने भी काम किया है काफ़ी समय तक या अन्य कई सामाजिक संगठन भी है, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एसआईआर का मुद्दा सामाजिक संगठन भी उठा रही है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस कर्मचारी संघ को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था और क्यों इस संघ को स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी और एसआईआर के संदर्भ में आपकी भूमिका क्या है? सबसे पहले आपको सविनय जय भीम। और आवाज़ इंडिया न्यूज़ चैनल ने हम लोगों को यहाँ बुलाया और हमारा इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम लोगों ने, खासकर मैं और रेकवाल साहब ने 9 मार्च 2025 को वर्धा नागपुर में एक नया विकल्प खड़ा करने का संकल्प लिया और उसके तहत ये नया संगठन भारतीय कर्मचारी संघ और भारतीय स्वाभिमानी संघ के नाम से शुरू किया है। भारतीय कर्मचारी संघ की राष्ट्रीय स्तर पर मैं जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ और भारतीय स्वाभिमानी संघ की जिम्मेवारी रेकवाल साहब संभाल रहे हैं। इसमें भारतीय कर्मचारी संघ ये कर्मचारियों का संगठन है और भारतीय स्वाभिमानी संघ ये नॉन कर्मचारियों का संगठन, आप कह सकते हैं टास्क फोर्स है हमारा। तो हमारा मकसद ये है कि हम मिशन को बचाना चाहते हैं आज के हालात को देखकर, और दूसरा इस मिशन को नौजवानों के हाथ सौंपना चाहते हैं। अभी मेरी भी उम्र 67 है, इनकी भी उम्र 67 है, हम कहाँ तक रहेंगे? तो नए लोगों के पास, नए लोगों को, नौजवान लोगों को अगर हम जिम्मेवारी देते हैं तो उनको
अनुभव आएगा और वो नेतृत्व गुण उनमें विकसित होगा, तो नए नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए ताकि वो अपनी जिम्मेवारी निभा सके, अपने अंदर जो टैलेंट है जो भी है वो समाज के लिए उसका उपयोग कर सके, इसलिए ये निर्णय लिया है। दूसरा, हमारा जो अभी राष्ट्रीय अधिवेशन है, ये भारतीय कर्मचारी संघ और भारतीय स्वाभिमानी संघ का प्रथम और संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन ओके। और ये एक दिनांक 31 जनवरी 30 जनवरी 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 नागपुर महाराष्ट्र में है और इसमें भारतीय कर्मचारी संघ का 2 दिनों का है और भारतीय स्वाभिमानी संघ का 1 दिन का है और इसकी पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है और इस अधिवेशन के लिए ही हम 1 दिन पहले आए हैं। आपने दूसरा एक सवाल किया कि एसआईआर का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा लेकिन हम उठा रहे हैं। ये जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, विशेष गहन पुनरीक्षण, अब ये आज ही क्यों कर रहे हैं? वैसे तो 1952 से चल रहा है, लेकिन आज ही क्यों कर रहे हैं? वैसे हमारे भारत में 1952 से 50 से लोकतंत्र लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, उसके अंतर्गत लोकतंत्र आया, लेकिन 52 का पहला लोकसभा चुनाव, 57 का दूसरा लोकसभा चुनाव, फिर 62 का चुनाव, फिर 67 का चुनाव, फिर 71 का चुनाव, फिर 77 का चुनाव, फिर 81 और फिर ये जितने भी चुनाव हुए उसमें पहले आर्थिक भ्रष्टाचार के आधार पर, जातीय भ्रष्टाचार के आधार पर, फिर रिगिंग, फिर बूथ कैप्चरिंग, ये सारे, मतलब जब ईवीएम नहीं थी और बैलेट पेपर था, काउंटिंग में गड़बड़ी, ऐसा हो रहा था। और जब ये ऐसा हो रहा था तब भी हमारे लोगों को अवसर जितना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था, ये गड़बड़ी की वजह से। और जब 77 को मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, क्योंकि 1975 को इमरजेंसी लागू हुई और इमरजेंसी में संजय गांधी ने 2 खतरनाक काम किए। एक तुर्कमान झोपड़पट्टी है दिल्ली के, जिसमें मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, उसको गिरा दिया बुलडोजर्स। अच्छा। और दूसरा फैमिली प्लानिंग का ज़बरदस्ती की। इन 2 कारणों की वजह से मुसलमान नाराज़ हो गए और मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। राइट। तो पहली बार कांग्रेस हारी, इंदिरा हारी, ये एक कारण। दूसरा कारण ये था ईवीएम का लाने का कि 1982 में DS4 ने नारा दिया। DS4 मतलब दलित शोषित शासित संघर्ष समिति, D 1 बार और S 4 बार। और माननीय कांशीराम जी उसके मुखिया थे, उन्होंने एक नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तुम 3.5% हो, हम 85% है और हमारे वोट पर आप कैसे राज्यकर्ता बन सकते हो? तो हम नहीं होने देंगे। ये दूसरा कारण था ईवीएम का। और तीसरा कारण था कि 14 अप्रैल 1984 को माननीय कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। ये 3 कारणों की वजह से ये लोग बौखला गए और बौखलाने की वजह से इन्होंने एक शिष्टमंडल राजीव गांधी के नेतृत्व में इटली भेजा और फिर वह ईवीएम भारत में लाने का प्रयास किया। अब जब ईवीएम भारत में लाया तो वो सारा किस्सा, आपको ईवीएम कैसे गड़बड़ी करती है, वोटिंग हैक कैसा होता है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब ये जो मुद्दा आया है एसआईआर का, वो ईवीएम से आपका ध्यान भटकाने के लिए आया है। राइट। मुख्य मुद्दा ईवीएम का है, ईवीएम ही नहीं चाहिए ना हमें। और इस पर सत्ताधारी तो बोल ही नहीं रहे, लेकिन विरोधी पार्टी भी नहीं बोल रही, मीडिया भी नहीं बोल रहा है। लेकिन एसआईआर में ये मुद्दा है कि वोट काटे जा रहे हैं। हाँ, और काटे जा रहे हैं ना, बराबर। हाँ। अभी इसका सर्वे हुआ होगा, मैं हुआ होगा ऐसा बोल रहा हूँ, पता चला होगा कि नागपुर में कौन से वार्ड में कितने वोट है, कितने वोट हमें मिलने वाले हैं, कितने वोट नहीं मिलने वाले हैं। जो नहीं मिलने वाले हैं वोट ही नहीं रहने चाहिए ना। उन्होंने क्या किया, पार्टी तोड़ना शुरू किया, परिवार तोड़ना शुरू किया, फिर परिवार तोड़ने के बाद उम्मीदवार को ही भगाना शुरू किया। अब तो आपने अगर महानगर पालिका और नगर पालिका का चुनाव देखा महाराष्ट्र में, तो अविरोध चुनाव, अविरोध लोकतंत्र के विरोध में है। बिल्कुल, काफी विरोध। तो ये सारा हो रहा है
तो ये इसकी वजह से हो रहा है कि वो अभी कोई सबूत, मतलब विरोधी पार्टी ही रखना नहीं चाहते या उम्मीदवार भी रखना नहीं चाहते, वोटर भी रखना नहीं चाहते। इतना बड़ा नुकसान लोकतंत्र का और इतना बड़ा आघात लोकतंत्र पर हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण। विरोधी पार्टी नहीं होनी चाहिए, Yes. विरोधी पार्टी का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए और विरोधी पार्टी का वोटर भी, इसलिए एसआईआर है। बिल्कुल, तो एसआईआर के बारे में भी एक गंभीर चर्चा इस अधिवेशन में होने वाली है। मैं बहरहाल रेकवाल साहब के पास जाता हूं कि आपने काफ़ी लंबा समय तक बामसेफ में काम किया है और आप आज भारतीय स्वाभिमानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आप काम कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इतना लंबा समय एक संगठन में जाने के बाद एक नया संगठन स्थापित करना और उसको फिर से नए सिरे से स्थापित करना कितना चैलेंजिंग लगता है आपको? ये चैलेंजिंग, तो चैलेंज तो लेना होगा और ये चैलेंज लेने की प्रेरणा भी हमको हमारे महापुरुष फूले साहू अम्बेडकर से मिली है। तो हम दोनों ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे। अच्छा, ओके। और मैं एजुकेशन में रहा और मैंने भी 5 साल पहले वीआरएस लिया। अच्छा, एक ओके। अधिकारी की पोस्ट से। हाँ, हाँ। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं भी प्रिंसिपल था रतलाम मध्य प्रदेश में। राइट, राइट। और जब आदिवासियों के मूवमेंट से जुड़ करके हमने काम किया तो वहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक ही थे, हाँ, उस समय लगभग 28% आदिवासी थे मध्य प्रदेश में। जी। और आदिवासियों का एक मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के नाम से संगठन था। सभी आदिवासी कर्मचारी, अधिकारी, नेता, विद्यार्थी सब उससे जुड़े हुए थे और बहुत बड़ी ताकत का निर्माण हुआ था। हाँ, हाँ। उस समय हमारे बड़े बड़े सभा सम्मेलन हुए। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा आदिवासी बाहुल्य राज्य हाँ, होने के बिल्कुल। कारण हमने आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठाई। हाँ, लेकिन 28% आदिवासी संगठित होकर के भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में सफल नहीं हुए। उसके बाद मुझे बामसेफ का पता चला तो हम 2005 में मैं बामसेफ के बारे में कि SC ST OBC और माइनॉरिटी का संगठन है और सबको मिलजुल करके ये अधिकार बचाना है, संविधान बचाना है। जी। तो मैंने कि बहुत अच्छा है, हम 28% आदिवासी होकर के मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नहीं बना पाए तो पूरे भारत में तो 7.5-8% आदिवासी है। हाँ, और जब तक हम सत्ता व्यवस्था पे कब्जा नहीं होगा हमारी समस्या का समाधान होना नहीं है। तो और आदिवासियों को विशेषाधिकार मिले हैं आर्टिकल 244 के तहत 5वीं और 6ठी अनुसूची के, उस पर भी अमल नहीं हुआ है। तो हम क्यों ना SC ST OBC के साथ में मिलजुल करके एक शक्ति का निर्माण करें और अपने अपने अधिकारों को अमल करवाएं, अमल करवाने के लायक बन सकते हैं। इसलिए फिर हम 2005 से मैं बामसेफ से जुड़ा और 2015 से मैं बामसेफ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। और अभी 11 फरवरी 2025 में हम वहाँ से अलग होकर के और नया जो विकल्प खड़ा किया, इस विकल्प खड़ा करने में 700 प्लस आदिवासी अच्छा, ने रिजाइन किया। पहली बार ऐसा हुआ। बामसेफ के इतिहास में पहली बार रिजाइन करके और हमने नया विकल्प खड़ा किया। अच्छा, इससे पहले मुझे इतिहास मालूम है कि 2001 से 2002 से लोगों को या तो षड्यंत्र पूर्वक निकाला गया या वो स्वयं निकल गए कार्य नेतृत्व की कार्यप्रणाली देख करके। लेकिन हमने पहले ऐसा है कि 700 प्लस लोगों ने रिजाइन किया और फिर हमने सब आदिवासियों ने प्लान किया और कौन कौन लोग हैं सभी CEC जो लोग थे उनसे मैंने संपर्क किया। अच्छा, माननीय DR वॉल साहब से भी संपर्क किया। मैंने कहा अगर मूवमेंट बचाना है जी, हम अकेले आदिवासी तो ये जंग जीत नहीं सकते, मिलके चलना होगा। सभी की अलग अलग पिटाई हो रही है और सभी को संविधान की वजह से हमारा विकास और कल्याण हुआ है। बराबर। तो आप यदि कहते हैं तो हम मिलजुल करके नया विकल्प खड़ा करें, ये मूवमेंट को बचाएं, इस आंदोलन को बचाएं। नहीं तो अभी जो वर्तमान जिस उद्देश्य और विचारधारा को लेकर के हम जुड़े थे वो उद्देश्य पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हमने जो लगाया है समय
इतना लंबा समय, और जो भी हमने समय बुद्धि लगाया वो सब बर्बाद हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसको भी बचाना है और इस मूवमेंट को बचाना है। तो फिर मान्यवर DR हॉल साहब तैयार हुए कि नहीं, हम आप लोगों के इससे सहमत हूँ, मैं भी इससे इनकी गतिविधियों से, इनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हूँ। आपने भी 21 पेज का एक सभी चीज को वर्तमान में जो गतिविधि चल रही थी संगठन में, उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको नॉलेज में लाने के लिए सबको 21 पेज का लेटर लिखा था। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था कि ये एक बड़ा सेटबैक है हमारे आंदोलन के लिए, मूवमेंट के लिए भी, कि हर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आजीवन बना रहना चाहता है। हमने देखा बाबा साहब की जो RPI थी, उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का झगड़ा था। तो एक RPI, बाबा साहब ने कहा था कि RPI को बढ़ाओ, तो लोगों ने ऐसे RPI के टुकड़े-टुकड़े करके उसको बढ़ा दिया, अलग सोच के, अलग दिशा में। 1 के 100 हो गए। वही हम बामसेप में भी देखते हैं कि बामसेप में भी सेम इश्यू है। या फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी अगर हम देखें, तो कई बार ऐसे होता है कि एक ही व्यक्ति कई बार मंत्री बनता है, CM बनता है, व्हाटएवर। तो संगठन में भी और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी क्या इस प्रथा को बदलने की आवश्यकता है कि एक ही व्यक्ति ने चिपका रहे, लोगों को भी चांस मिले? अगर हम भारतीय संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो मुझे लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही काम करना चाहिए। और आपके बायलॉज के अनुसार अगर जो कालावधि फाइनल है, जैसे चुनाव का कालावधि 5 साल का है, 5 साल के बाद चुनाव होता है तो फिर चेंज होता है, तैसे संगठन के बायलॉज के अनुसार होना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति अगर समय से ज़्यादा उस पर रहे या ज़्यादा समय तक रहे या आजीवन रहे, तो फिर वो उसके नियंत्रण में हो जाता है, उसकी दहशत निर्माण होती है, वो मनमानी करता है, वो अपने तरीके से मतलब वो बिहेवियर में होता है, ऑटोमेटिक होता है। वो ह्यूमन जो नेचर है, वो नेचर के अनुसार वो मेरे ही हाथ में है, तो मैं जैसे करूँगा वैसे होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, घातक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने ये निर्णय लिया पहले ही कि इस संगठन का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, इसका कार्यकाल बायलॉज के अनुसार 2 साल का रहेगा। 2 साल के बाद इसको अवसर नहीं दिया जाएगा, और जो नए लोग हैं आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको अनुभव मिलेगा और वो अपना नेतृत्व सिद्ध करेगा। लेकिन हमने एक बात और इसमें ज़्यादा लिखी है कि ये हमारी प्राइमरी स्टेज चल रही है, हो सकता है इसको ज़्यादा समय लग सकता है, तो हमने ये लिखा है इसमें कि केवल दूसरी बार एक टर्म, वो भी लोग अगर चाहते हैं, कमिटी अगर चाहती है, CEC अगर चाहते हैं, तो केवल एक बार, उसके बाद नहीं तो वो बार बार वही रहेगा, तो सारा नियंत्रण उसमें आता है, वो हम करे सो कायदा, आई एम द स्टेट, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ऐसा हो जाता है। इसलिए हमने किया, अब मैं नहीं, हम करेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान की जो शुरुआत है वही हम शब्द से है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, आम्ही भारताचे लोग। आपने भी संगठन में हम का नारा दिया है। नहीं, ठीक नहीं, लोकतंत्र वो लोकतांत्रिक शब्द ही नहीं, मैं शब्द लोकतांत्रिक नहीं है। और अगर हम लोकतंत्र को मानते और लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहे तो हम सब है ना। बिल्कुल, हम सब है ऐसा। रेखवाल साहब, आपसे एक सवाल है कि आप लगातार ट्राइबल्स के मुद्दे पे प्रखर रहे हैं, आपने इतने साल तक बामसेप में काम भी किया है, लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं कि वनवासी कहा जाना आज भी जारी है। दूसरी बात ये भी है कि आदिवासी हिंदू है या नहीं है, इस पर तो मन से सवाल होता है कि हम हिंदू नहीं है, लेकिन दूसरा एक वर्ग है जो कहता है कि नहीं, आदिवासी हिंदू ही है। और तीसरी बात, जो आदिवासी के जो स्पेशल राइट्स संविधान में दिए गए हैं, हम देख रहे हैं कि अरावली जैसे रेंज के बारे में हो, या फिर कई ऐसे आदिवासी के हंसदेव, हाँ, हंसदेव के जंगल की बातें हो, तो बहुत पूरी तरह से उस पर अटैक हो रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस समूचे मुद्दे को? ये आदिवासियों का जैसे वनवासी, ये वनवासी और आदिवासी हिंदू नहीं, ये दोनों ही आदिवासियों की पहचान खत्म करने के बहुत बड़ी साजिश है। वनवासी का शाब्दिक अर्थ होता है जंगली, यस, है ना।
और आदिवासी का शाब्दिक अर्थ होता है आदि अनादि काल से रहने वाले लोग। यस यस, यानी उसमें आदिवासी का इतिहास पता हाँ, चलता है कि ये अनादिकाल से रहने वाले अनादिकाल से लोग, है। यानी इस भारत में जड़मूल से रहने वाले लोग हैं। तो उसको खत्म करके वो और नया शब्द दिया जा रहा है, वनवासी। और वनवासी। और हिंदू आदिवासी हिंदू है। हिंदू है नहीं। हम्म, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के लगभग 16 जजमेंट है, अच्छा, वो मान रहा है। और मैं एक प्रश्न करता हूँ जो आदिवासियों को हिंदू कहते हैं उनके लिए कि यदि आदिवासी हिंदू है और ऊंची जाति के लोग भी हिंदू है, जब दोनों ही हिंदू है, धर्म एक है तो धर्म गुरु एक होगा, एग्जैक्टली। धर्म शास्त्र एक होंगे, जो भी रीति रिवाज है, परंपराएं, मान्यताएं, प्रथाएं हैं, वो सभी समान होंगे। तो फिर आदिवासियों को संविधान के आर्टिकल 342 के तहत शेड्यूल ट्राइब की अलग से पहचान क्यों दी? सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिली है ना? वो हिंदू है तो ब्राह्मण, बनिया, राजपूत ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, तो फिर संविधान ने उनको अलग से रिकॉग्नाइज नहीं किया और इनको रिकॉग्नाइज किया। ये कहूँ कि आदिवासी, एससी और ओबीसी ये तीनों ही हिंदू नहीं है। इन तीनों को ही आर्टिकल 340, 341, 342 के तहत अलग अलग रिकॉग्नाइज किया है। और विभिन्न जातियों के समूह का एक, जैसे 1700 जातियों का एक समूह है एससी, 803 जातियों का समूह एसटी और 3743 जातियों का समूह ओबीसी, यानी एक समाज बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने जातियों को, और उसको रिकॉग्नाइज किया। और उनको तमाम जो ऐतिहासिक उनके साथ अन्याय हुआ था वो तमाम उनके पिछड़ेपन के कारणों को जान करके उनके विकास और कल्याण के लिए तमाम प्रकार के अधिकार और प्रावधान किए संविधान में बाबा साहब ने। तो ये आदिवासियों को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने विशेषाधिकार दिए 5वीं और 6ठी अनुसूची आर्टिकल 244 के तहत, ये जैसे बिरसा मुंडा ने कहा था अबुआ दिसुम अबुआ राज, हाँ, यानी हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में हमारा राज होना चाहिए, यानी अपने क्षेत्र का राजा बनाने का उसमें संदेश था। बिल्कुल। वही बाबा साहब अम्बेडकर ने 5वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में आदिवासियों को राजा बनाने का यानी स्वायत्त शासन का अधिकार दिया। यस, लेकिन अभी तक अमल नहीं हुआ उसके ऊपर। जो आदिवासी सदियों से इस देश का जड़मूल से रहने वाला है, आदिवासी ही जड़मूल से रहने वाले नहीं है, एससी भी यहाँ का जड़मूल से रहने वाला है वो, लेकिन पहचान खोया हुआ है। ओबीसी भी, ये एससी, एसटी, ओबीसी और तमाम प्रकार के माइनॉरिटी ये सब बिछड़े हुए लोग हैं, लेकिन ये पहचान खोए हुए हैं सदियों से। ये डीएनए रिसर्च के डीएनए के भाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस की रिपोर्ट बिल्कुल, कह रही है। ये तो सही बात है आपकी। ये तो हमेशा हमारे कार्यक्रम का हिस्सा होता है। एक बात नए संघ के गठन पे आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो भूमिका बामसेप की शुरू से थी ब्राह्मणों के संदर्भ में, वही भूमिका आपके संघ की है या उसमें कोई बदलाव हुआ है? अगर हम भारत के संविधान को मानते हैं तो भारत का संविधान किसी के साथ भी दुश्मनी करने के लिए अनुमति नहीं देता, बुनियादी बात है। इसलिए भारत में हमारा कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए अगर भारतीय संविधान को हम मानते हैं। लेकिन हमारे साथ जो व्यवहार हुआ है, वो जाति के नाम पर हुआ, अछूतों के नाम पर हुआ, आदिवासी के नाम पर हुआ, जो भी हमारे साथ व्यवहार हुआ है वो हम व्यवहार लोगों के सामने रखेंगे। वो इसलिए रखेंगे और इन लोगों ने व्यवहार हमारे साथ किया है और आज तक वो करते आ रहे हैं। अभी यूजीसी के गाइडलाइंस भी हाँ, यूजीसी की गाइडलाइन तो आज तक करते आ रहे हैं। तो इनसे हमें सतर्क रहना है, इनसे हमें सावध रहना है, इनके जाल में नहीं फंसना है। इसलिए जाल में ना फंसे लोग हमारे, उन जाल से बाहर आए, इसलिए प्रबोधन और जागरण का काम हम करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अपने ही लोग जाल में फंसाते हैं तब क्या करेंगे? हाँ,
ये बहुत बड़ी समस्या है हम्म, और ये आज नहीं हो रहा है, ये पहले से हुआ है। हाँ, शिवाजी महाराज को भी दोनों का सामना करना पड़ा था, अंदर के बाहर के। फुले को भी दोनों का ही सामना करना पड़ा था, अंदर के बाहर के। शाहू महाराज के समय भी ऐसा था। ये ऐसा होता है, मानवीय स्वभाव है, तो ऐसा होता है। लेकिन इसको, इस समस्या का समाधान हमें करना होगा, इसका सामना करना होगा। तो आपने लेकिन हम दुश्मन नहीं मानते, चाहे हमें हम लोगों को दूसरे दुश्मन माने, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन हम किसी को दुश्मन नहीं मानेंगे। और बहुत सारी बातें होती है, गद्दार है, मिशन का मिशन की पैसे खाए हैं, ये है वो है, इस तरह के बहुत सारी बातें, इस तरह के कई सारे आरोप भी जो है होते हैं संगठन में। अगर हमने इतिहास गौर से देखा हो तो बुद्धा को छोड़कर भी बहुत सारे लोग गए थे, संतों को छोड़कर भी बहुत सारे लोग गए थे उनके साथ काम करने वाले। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को छोड़कर भी बहुत सारे लोग गए थे उनके साथ काम करने वाले। शाहू महाराज या शिवाजी महाराज के भी, बाबा साहब के साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन इन महापुरुषों ने कभी भी किसी को गद्दार, दुश्मन, आस्तीन के सांप, बेईमान, धोखेबाज ऐसा नहीं कहा। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हाँ, हो सकता है मतभेद ना, हो सकते हाँ। हैं। और यहाँ उल्टा है, ये सारे जो विरुद्ध है, नाम है, वो उनके है, वो दूसरों को दे रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं। और बाबा साहब ने क्या ये सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार दिया है क्या आपको? हो सकता है आपके विचार से सहमत लोग नहीं हो। आर्टिकल 19 केवल आपको लागू है, दूसरों को लागू नहीं है। बाबा साहब का संविधान केवल आपको लागू है, दूसरों को लागू नहीं है। बाबा साहब का संविधान और संविधान का आर्टिकल 19 भारत में रहने वाले हर नागरिक को लागू है। तो उसके आधार पर किसी को दुश्मन कहना, किसी को गद्दार कहना, किसी को आस्तीन का सांप कहना, किसी को मारो तोड़ो काटो कहना, और ऐसा कहने मात्र से कोई गद्दार, कोई बेईमान, कोई दुश्मन नहीं बन, कहने मात्र से। और लोग भी सोचते हैं किसकी बात कब तक मानेंगे, बिल्कुल। और सभी लोग आपको छोड़कर गए वो दुश्मन, ये भी एक अजीब तरीका है। आपको जो छोड़कर गए वो सब गद्दार, ये भी एक अजीब तर्क है, अजीब तरीका है। लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। रेकवाल साहब, संगठन में नैतिकता का मुद्दा देखा मैंने आपके इसमें। आपने इतने साल तक काम किया है, मामन मेश्राम के साथ मिलकर भी काम किया है, तो नैतिकता का शब्द यहाँ पे कनेक्ट करने का आवश्यकता क्यों लगी? ये नैतिकता, मानवता, ये जो शब्द है बुद्धा के हैं कि वास्तव में, और निष्ठा बाबा साहब ने किया, मुझे निष्ठावान लोगों की जरूरत है। बाबा साहब ने अपने वॉल्यूम में लिखा है कि मैं, अन्य बुद्धि की कमी होगी तो मैं पूरा कर लूंगा, लेकिन मुझे निष्ठावान, चरित्रवान लोगों की जरूरत है। खुद बाबा साहब भी कहते, लोग मुझे इसलिए तो डरते हैं। तो ये मनुष्य अंदर से, ये नैतिकता वाला जो चीज है, मानवता, नैतिकता अंदर से उसको फीलिंग होता है कि यार वास्तव में ये सही है या गलत है। वो पैमाना निर्धारित करती है नैतिकता। सही को सही और गलत को गलत कहना, तो भी तो कि जो संस्कारित है, नैतिक मूल्य है जिसमें, वही संस्कारित है, वही वास्तव में समाज के लिए निष्ठावान व्यक्ति है, और वो स्वयं ही सेल्फ डिसिप्लिन में है। सेल्फ डिसिप्लिन की कमी थी शायद। हाँ, काफी कमी थी। आपको भी लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था और तानाशाही काफी थी, इस वजह से बुद्धा ने जो ब्राह्मणिज्म का विरोध किया, या हमारे सभी मूल निवासी महापुरुषों ने, तो कई कारणों में से एक कारण है ब्राह्मणों के पास नैतिकता नहीं थी जी। और इसके लिए तो बुद्धा ने पंचशील लाया ना, अदिन्ना दाना, मूसावादा, पाणातिपाता, कामेशु मिच्छाचारा, सूरा मेरय, ये सब वो करते थे। इसलिए अगर इनको हराना है तो ये मुद्दा लाना होगा। तो ये, अगर हमारे बुद्धा ने नैतिकता को प्राथमिकता दी है, हमारे सभी संतों ने नैतिकता को प्राथमिकता दी है, कारण वो अनैतिक थे जी। बाबा साहब तो खुद कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ इसलिए लोग मुझे नहीं डरते, मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां है इसलिए भी नहीं डरते, और मैं एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ इसलिए भी नहीं डरते, बल्कि मैं निष्ठावान, मैं शीलवान हूँ और मैं चरित्रवान हूँ, इसलिए लोग मुझे डरते हैं।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि नैतिकता का पैमाना बहुत जरूरी है और नैतिकता अपने संगठन के बाकी दूसरों की हम बात नहीं कर रहे, हम खुद इसका पालन करें, यस बाकी कोई करे या ना, हाँ हम करेंगे। और अगर हमने नहीं किया तो लोगों ने हमारा कान पकड़ना चाहिए, तो लोगों ने सवाल करने चाहिए आपसे। हाँ ये आपने लिखित दिया है तो किया क्यों नहीं, दूसरा कोई करे नहीं करे उसका मामला है, लेकिन हम करेंगे। जी बिल्कुल। अभी अंतिम इस पे मैं दोनों से सवाल करूंगा कि अब पहला साल है, पहला अधिवेशन है दोनों ही संघ का, किस दिशा में आप आगे जाने वाले हैं और कब तक आप सोच रहे हैं कि समूचे भारत भर में आपका संगठन का नेटवर्क बने और आप किस लेवल पे इसको जिस बहुजन समाज की हम बात करते हैं उसको इकट्ठा करके उनको न्यायाधिकार दिलाने के लिए कोशिश करते रहेंगे? अभी जब से हमने काम शुरू किया है, हाँ हमारे पास जो अनुभव था हाँ उसके आधार पर, और जो मैन पावर हमारे पास है उसके आधार पर, और जो साधन संसाधन है उसके आधार पर, तो हमने सबसे पहले 250 कार्यक्रमों का प्लानिंग किया था। अच्छा। उसमें लगभग हम 100 कार्यक्रम 100 जिले में ले पाए। हाँ फिर हमने 6 राज्यों में बड़ी बड़ी रैलियां लेने का फैसला किया था, 5 राज्यों में हम ले पाए। और राष्ट्रीय स्तर का केडर कैंप करना निश्चित था, उदयपुर राजस्थान में हमने वो किया, 5 अच्छा। दिन का संगठनात्मक, मतलब शुरू का संगठन हाँ, के स्थापना से किया पहले नहीं अधिवेशन के स्टार्ट पहले। करने के बाद, ये हाँ। 9 मार्च के बाद। यस। फिर हमने दूसरा प्लान बनाया कि हर जिले में एक ट्रेनिंग होना चाहिए, और उसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए लोगों को तैयार करने हैं, तो ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स का कार्यक्रम किया। और उसके बाद राज्य अधिवेशन लिया। तो हमने महाराष्ट्र में सांगली में राज्य अधिवेशन लिया, तो 1300 प्लस लोग थे। अच्छा। बहुत बढ़िया रहा। और इन्होंने राजस्थान में लिया, बाकी राज्यों में भी लिया। अभी दूसरे तीसरे फेज में हम कि जितना भी हमारा अभी काम बढ़ रहा है उसके आधार पर तालुका स्तर पर जाकर, जिला स्तर पर जाकर अन्य कार्यक्रम करेंगे और राष्ट्रीय अधिवेशन लेंगे। और राष्ट्रीय अधिवेशन हमने किसी के ऊपर थोपा नहीं है। जो हमारी मॉनिटरिंग कमेटी है, सीईसी के लोग हैं, और जिन्होंने हमारे साथ इस्तीफे देते सभी को यकीन में लेकर, भरोसा दिलाकर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, कितने दिनों का लेना चाहिए, हॉल में लेना चाहिए या ग्राउंड पे लेना चाहिए, तो ये सारा उनसे सहमति लेकर ये अधिवेशन निश्चित किया है। जी। दूसरी बात यह है कि अभी हम किस तरह आगे जाएंगे, तो अभी हमने विश्व बौद्ध संघ की स्थापना भी हम करने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर 2025 को हमने नागपुर में ही विश्व बौद्ध संघ द्वारा एक बौद्ध परिषद ली, जिसमें जो महाबोधि महाविहार के क्रांति योद्धा, संघर्ष योद्धा भंते विनाचार्य जी है, उनको बुलाया था और उनकी उपस्थिति में घोषणा की। अभी वर्धा में हमें हमारे कार्यकर्ता है विट्ठल दांडगे और उनकी मिसेस प्रज्ञा दांडगे, इन्होंने 1 एकड़ जमीन दान दी और हम वहाँ 1-2 साल में वहाँ एक इमारत चाहे टीन की क्यों न हो खड़ी करके वो विश्व बौद्ध संघ का काम शुरू करेंगे। दूसरा, हमारे उद्घाटन सत्र में हमारी मुख्य अतिथि सज्जाद नुमानी साहब आ रहे, तो उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया है, संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति। तो उन्होंने हमें प्रस्ताव दिया कि हमारे साथ काम करें, तो हमने भी उनको प्रस्ताव दिया कि आप अधिवेशन में आए, मिलजुल कर काम करेंगे। तो उसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हम कार्यक्रम लेकर ये संविधान का प्रचार प्रसार करके उसको बचाने की भी कोशिश करेंगे। और कोई पॉलिटिकल पार्टी भी स्थापन करेंगे? क्योंकि अभी तो फिलहाल ऐसे, लेकिन हम सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा किया नहीं है। सोशल लेवल पे हाँ, एक्टिव लेकिन रहेंगे। जैसे मैन पावर और साधन संसाधनों का निर्माण होगा, ये आवश्यकता भी है ना। अभी हमने एक सब्जेक्ट रखा है, लास्ट का जो हमारा सब्जेक्ट है 1 फरवरी का लास्ट का सब्जेक्ट है कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख लो, तुम्हें इस देश की शासनकर्ता जमात बनना है। उसी में लिखा है दूसरा कि अबुआ दिशुम अबुआ राज, जननायक धरती आबा बिरसा मुंडा। नीचे लिखा है अथवा में, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं। मतलब हमने विषय शुरू किया है, चर्चा शुरू किया है। और बाबा साहब ने 1948 में ये भी कहा था, पॉलिटिक्स इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन एवरी एंड ईच लॉक। तो इसको ध्यान में रखकर इसकी चर्चा शुरू की है। अभी देखते हैं कितना सपोर्ट कैसा मिलता है उसके ऊपर। एक अंतिम सवाल रेकवाल साहब आपसे भी कि इतना बड़ा आपका एक तजुर्बा है, आपका एक संगठन में, और साथ साथ में इतने लोगों को आपने इकट्ठा भी किया है, नए संगठन को आप किस दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं? ये
ये जो संगठन है सभी मूल निवासी यानी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का संगठन है। उद्देश्य हमारे महापुरुषों ने निर्धारित किया था व्यवस्था परिवर्तन का। विचारधारा उन्हीं महापुरुषों की जिसके आधार पर इन महापुरुषों ने बाबा साहब अम्बेडकर ने फूले से लगा करके बाबा साहब अम्बेडकर तक 108 साल का संघर्ष करके हमको संविधान के रूप में सदियों से अधिकार वंचित लोगों को अधिकार दिलवाए 1950 में। तो वही विचारधारा है, वही उनका उद्देश्य है कि शासनकर्ता जमात बनाना है। तो इसके लिए हम लोग हमारे सभी सामाजिक समूह है SC, ST, OBC और तमाम प्रकार की माइनॉरिटी, NT, DNT, इनको साथ में इनके जो भी मुद्दे हैं, इनकी जो भी समस्याएं हैं, इनको जो भी संवैधानिक अधिकार है, उनको जागरूक करके उनको साथ में जोड़ना। और जो भी लोग भी हमारे अभी तक विभिन्न संगठनों से निकले हुए जो लोग हैं, ईमानदार हैं, निष्ठावान हैं, चरित्रवान हैं, उन लोगों से भी हमने अपील की है कि आइए आप लोग अपना अपना ईगो को त्याग करें, अहंकार, घमंड। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हम लोगों को इसलिए नहीं कि हम अलग अलग बंट करके हमारा समय, बुद्धि, पैसा विभाजित करें और बर्बाद करें। और बड़ी मुश्किल से ये समय, बुद्धि, पैसा, हुनर ये जो हमको मिला है हमारे महापुरुषों की बदौलत मिला है। और आज वो सब कुछ खत्म हो रहा है और हम अपना अपना ईगो पाले बैठे हुए हैं। तो हम लोगों को, तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो चरित्रवान हैं, जो जिनकी पर्सनल छवि है, बेदाग लोग हैं, ऐसे लोगों को साथ में लेकर के, वो चाहे किसी भी सामाजिक समूह के हो और अन्य जो संगठन चल रहे हैं उनसे भी हम कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आप सभी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सभी को साथ में ले जाने का आपका एक प्रयास भी है। तो आपके लिए मंगल कामनाएं, भारतीय कर्मचारी संघ। और केवल एक बात मैं प्लस करूंगा एक आधे मिनट में। हम जो विश्व बौद्ध संघ का निर्माण कर रहे हैं, उसमें आज तक जितने भी बुद्धा के नाम पर या बुद्धिज्म के नाम पर संगठन है, इससे थोड़ा अलग काम कर रहे हैं। उसमें ये किए कि पहली बार हम भिक्खु और सिविलियन दोनों का मिलकर संगठन बना रहे हैं। इसमें 25% भिक्खु रहेंगे। अच्छा। और 75% सिविलियन रहेंगे। दूसरा, सिविलियन में भी एक जाति के नहीं होंगे। अच्छा। SC होंगे, ST होंगे, OBC होंगे, NT होंगे। अगर माइनॉरिटी वाले चाहे तो वो भी हो सकते हैं। तो ये हम चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने एक नया विजन और नई दिशा देने का प्रयास किया है। भारतीय कर्मचारी संघ और भारतीय स्वाभिमानी संघ के माध्यम से एक नई दिशा, एक नई सोच और एक नई विचारधारा वही है, लेकिन एक नए सिरे से उसमें काफ़ी जो अनुभव आज तक अलग अलग संगठनों में आए हैं, उस अनुभव के आधार पे एक जो आह्वान है, अपील है, इसको आप तक भी पहुंचाएंगे। ये अपील आप ज़रूर पढ़ें और इस अपील में मैं नहीं, हम संगठन का ढांचा कैसे हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही बार बने, उसके बाद अगर चाहे तो ही लोग बनेंगे, उसके बाद नहीं बन सकते 2 बार के बाद में। सेंट्रलाइज पॉलिसी की बात हो, नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स हो, कई ऐसी बातें हैं कि जो चरित्र निर्माण और नए जो लीडर्स हैं उनको प्रेरित करना, नए युवाओं को प्रेरित करना, इस तरह की काफ़ी अच्छी बातें हैं। सेकंड लाइन लीडरशिप को लाना, इस तरह की कई नई बातें हैं। तो अभी अधिवेशन भी कल से स्टार्ट हो रहा है, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं और आप समझिए इस संगठन को, जानिए और फिर आपका फैसला लीजिए। आप दोनों हमारे बीच में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जय भीम। जय भीम।